जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी को अवगत है, एलटी ग्रेड का पेपर दिसंबर में होने वाला है। सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं एक के बाद एक। तो हम लोग हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का जो मॉडल पेपर है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, विदाउट एक भी प्रश्न स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। फिर प्रश्नों की गहराई को आप खुद भी समझ जाएंगे कि प्रश्न कहाँ से लिए जा रहे हैं। ऐसे ही ये संभावित प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। ये भी किसी न किसी पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो मित्रों, चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। आज का जो पहला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? जो मैथिली है, मैथिली का विकास आपका मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। मित्रों, जो मागधी अपभ्रंश है ये आपकी पूर्व हिंदी की जो बोलियां हैं, जैसे पूर्व की जो हिंदी है, पूर्व हिंदी की बोलियां हैं आपकी, जैसे बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी और आपका अवधी। ये सारी बोलियां कहाँ से ली गई हैं? ये बोलियां ली गई हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, जो मागधी अपभ्रंश है ये पूर्वी हिंदी से ली गई है। और पूर्वी हिंदी की जो भाषाएं बोलियां हैं क्या हैं? बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, अवधी है। और इन सब का जो विकास हुआ है किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, और जो सैनी अपभ्रंश है इससे पश्चिमी बोली का विकास हुआ है। जैसे ब्रज भाषा, खड़ी भाषा, ब्रज की जो बोली है, खड़ी बोली है, हरियाणवी जो है, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? सौसैनी से। तो प्रश्न के अनुसार जो उत्तर है आपका कौन सा है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कीर्तिलता। कीर्तिलता, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता के बारे में देखिए, अवहट्ट है, अपभ्रंश है, मैथिली है, ब्रज है। तो किस भाषा की रचना है? ये अवहट्ट की है। किसकी है? अवहट्ट की। ठीक, कीर्तिलता और कीर्तिपताका के रचयिता कौन है? इसके जो रचयिता हैं आपके विद्यापति, विद्यापति इसके। और इन्होंने अपनी रचनाओं में अवहट्ट का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? अवहट्ट का। और ये क्या है? अपभ्रंश का ही एक रूप है। किसका रूप है? अपभ्रंश का ही एक रूप है। ठीक है, कीर्तिलता के बारे में जान जाइए। कीर्तिलता या कीर्तिपताका किसकी है? विद्यापति की रचना है। और ये किसका रूप है? अवहट्ट। जो अवहट्ट भाषा है उसी में, क्योंकि ये जो कवि थे ये इसी का ज्यादा प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? मित्रों, आर्टिकल नंबर 343 और पार्ट नंबर जो है आपका 17, भाग संख्या 17, अनुच्छेद 343 और 343 का अनुच्छेद 1 के अनुसार जो संघ की राजभाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। तो यहाँ से जो ऑप्शन है आपका 343 है। बट कहीं कहीं ये भी पूछ सकता है कि भाग कौन सा है? तो भाग 17 है, लेकिन अनुच्छेद आपका कौन सा है? 343 है। और 343 का जो क्लाज 1 है वो क्या कहता है? कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अवहट्ट भाषा में रचना किसने किया है आदिकाल में? तो अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो हैं ये आपके क्या हैं? बहुत ही प्रसिद्ध अवहट्ट भाषा के रचनाकार हैं। इन्होंने जैसे अमीर खुसरो की खड़ी बोली के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार अब्दुल रहमान जो है अवहट्ट भाषा के लिए है प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो अब्दुल रहमान है इनकी एक अवहट्ट की रचना मैं आपको बताऊं, जो अवहट्ट में किया है, संदेश रासक। क्या? संदेश
रासक। अमीर खुसरो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं, खड़ी बोली के, और इनकी जो प्रसिद्धि है किसके लिए? खड़ी बोली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? जो उत्तर भारत है उसमें भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानुजाचार्य जी को है। किसको है? रामानुजाचार्य जी को। ये दक्षिण भारत के थे। किस भारत के थे? दक्षिण भारत के थे, लेकिन इन्होंने जो भक्ति का प्रचार प्रसार किया उत्तर भारत में किया। किसमें किया है? उत्तर भारत में। ठीक है, इसलिए रामानंद ने क्या किया है? दक्षिण से उत्तर भारत में लोक भाषा के रूप में भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। किस रूप में? लोक भाषा के रूप में। अब देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछता है और किस तरीके से पूछता है। पहला तो आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि उत्तर भारत में रामानुजाचार्य ने भक्ति का प्रसार जो किया उसका माध्यम क्या बनाया? तो वो माध्यम क्या थी? वहाँ की जो लोक भाषा थी उस लोक भाषा को ही उन्होंने प्रचारित प्रसारित किया भक्ति का माध्यम बना के। उन्होंने जात पात का जो भेद था उसको समाप्त कर दिया और सभी वर्गों को क्या बनाया था? शिष्य बनाया था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई जो है ज्ञानाश्रयी शाखा की हैं। किस शाखा की हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा की ये कवित्री हैं, कवित्री। ठीक है, कवित्री है। इन्होंने संत मत की जो विचारधारा है उस विचारधारा में इन्होंने निर्गुण को चुना। किसको चुना? निर्गुण। जो निर्गुण भक्ति थी उसको इन्होंने चुना और ज्ञान प्रधानता से जुड़ी हुई सारी बातें की। इनकी जो शिष्या थी वो उनका नाम क्या था? दयाबाई। इनकी एक फेमस शिष्या थी जो इनके साथ रहती थी, उनका क्या नाम है? दयाबाई। तो सहजोबाई की ये क्या है? शिष्या है। इतना सहजोबाई के बारे में जानते रहिए। इससे आगे से प्रश्न पूछने का सवाल नहीं बनता सहजोबाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ और मध्वाचार्य। तो इसके जो रचयिता हैं वो आपके हैं रूप गोस्वामी जी। कौन है? रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये रूप गोस्वामी जो है वैष्णव संप्रदाय से थे। किस संप्रदाय से थे? वैष्णव संप्रदाय। और ये रूप गोस्वामी जो हैं ये वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में से एक थे और इनकी जो रचना है वो हमेशा किस पर रही? भक्ति रस पर। किस पर है? भक्ति रस। ठीक। कृष्ण भक्ति शाखा, जो कृष्ण भक्ति शाखा है अर्थात कृष्ण भक्ति में इनकी रचना हुई है, ज़्यादातर किस पर हुई हैं? कृष्ण की भक्ति में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन क्या मलिक मोहम्मद जायसी की है? चंदायन जो है किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, कुतुबन की नहीं है, मंझन की नहीं है, किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। चंदायन के बारे में जानते हैं, मुल्ला दाऊद की ये प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसी को कहा जाता है लोर कहा, या कहा जाता है, इसको एक और नाम दिया जाता है लोर कहा। ठीक है, जो मुल्ला दाऊद हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जाने। मुल्ला दाऊद एक सूफी संत थे। क्या थे? सूफी संत। और इनकी जो रचनाएं हैं वो मुल्ला दाऊद की किस भाषा में हैं? अवधी भाषा में। ठीक है, तो इतना मुल्ला दाऊद के बारे में भी जानते रहिए, प्रश्न आ सकता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा है, मद्रास की स्थापना किसने की? श्री राजगोपालचारी, महात्मा गांधी, मोटोरू सत्यनारायण और विनोबा भावे। तो जो दक्षिण भारत में प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। और इसकी स्थापना कब किया था? इसकी स्थापना 1918 में किया था। कब किया था? 1918 में। गांधी जी इसके क्या थे? आजीवन अध्यक्ष में, आजीवन अध्यक्ष। ठीक, मतलब गांधी जी के सिवा जब तक गांधी जी थे कोई अध्यक्ष नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है। जो छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, और वह कह रहा है छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। बताइए, जो छायावाद है इसका जो संबंध है किससे है? छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। और छायावाद का राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। बिल्कुल सही है दो के दोनों, क्योंकि जितने आप छायावादी कवि देखोगे, चाहे मैथिली शरण गुप्त को देख लो, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी जी को देख लो, चाहे दिनकर जी को देख लो, चाहे निराला को देख लीजिए, चाहे महादेवी को देख लीजिए, जिसको भी आप देखेंगे वो किसी न किसी ढंग से राष्ट्र के लिए समर्पित रचनाएं किए हुए हैं। ठीक है, जैसे दिनकर की रश्मिरथी कितनी प्रसिद्ध रचना है। मैथिली शरण गुप्त की देखिए रचनाएं, आप जितने देखेंगे ये पूरा किससे संबंधित है? स्वाधीनता आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? ब्रज हिंदी की है, बिल्कुल। खड़ी बोली हिंदी की है, बुंदेली और बघेली। इसमें बताइए कौन सी बोली है जो हिंदी की नहीं है? तो जो आपकी ये बघेली है ना, अच्छा पश्चिमी हिंदी कह रहा है, यहाँ पे कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बिल्कुल। तो ये जो बघेली है ये पूर्वी हिंदी की है। कौन सी हिंदी की है? पूर्वी हिंदी की। और ये तीनों पश्चिमी हिंदी की हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किसमें किया गया है? सरस्वती पत्रिका में। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, ये जो सरस्वती पत्रिका है इसको लिखने वाले संपादन कौन करने वाले थे? इसके जो संपादक थे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। और सरस्वती पत्रिका का एक चीज और आप लोग जानिएगा, ये हिंदी गद्य और पद्य दोनों में है। किसमें है? गद्य और पद्य दोनों में लिखी हुई है। ठीक, सरस्वती पत्रिका ये जब से प्रकाशित हुई हिंदी के लिए, समझिए गद्य भाषा के लिए, तो ये मानकीकरण मतलब बहुत ही अभूतपूर्व योगदान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुभूत की प्रामाणिकता नई कहानी। अनुभूत की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है उसको भी देख लीजिए। अ और ब दोनों सही हैं। अ और ब पूर्णतः सही, अंशतः और पूर्णतः, मतलब एक अ अंशतः और ब पूर्णतः, अ पूर्णतः ब अंशतः, अ और ब दोनों अंशतः सही हैं। इसमें जो है आपका अनुभूत की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था, बहुत सही है पूर्ण रूप से। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ, बिल्कुल ये भी सही है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी बोली
पूर्वी हिंदी की नहीं है, पूर्वी हिंदी की। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं थी? पूर्वी हिंदी में बताइए। अभी आपको हमने पूर्वी हिंदी के बारे में बताया हुआ है और किसके बारे में बताया है? पश्चिमी हिंदी, सौसैनी के बारे में, मतलब अर्धमागधी से। तो अर्धमागधी से कौन उत्पन्न हुआ है? पूर्वी हिंदी। कहाँ से? अर्धमागधी से। और इसकी जो बोली हैं और अवधी हैं, बघेली हैं, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां कहाँ से हैं? पूर्वी हिंदी से। अभी जो मैथिली थी वो भी कहाँ की थी? पूर्वी की थी। ये जो मालवी है, मालवी जो है राजस्थान की भाषा है, राजस्थान की बोली है, ठीक है, राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कल्पना पत्रिका का जो प्रकाशन है वो हैदराबाद से होता था। हैदराबाद में इसका प्रकाशन शुरू हुआ कब? 1949 में इसका प्रकाशन शुरू होता है। और इसके जो संपादक आचार्य आयेंद्र शर्मा जी थे। आचार्य आयेंद्र शर्मा और भैरव प्रसाद, ये दो आचार्यों ने क्या किया है? कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किया हुआ है। कब किया? 1949 में। कहाँ से? हैदराबाद से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? जो माध्यम पत्रिका है इसको लिखने वाले सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेखा चित्र और संस्मरण के बीच विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। बहुत ही अच्छा। दूसरा ब कह रहा है इनमें से ये दोनों परस्पर अंतर्भुक्त हो जाते हैं। जो रेखा चित्र है और संस्मरण है, पहले हम लोग इनके बारे में जानें। ठीक है, आइए जानते हैं रेखा चित्र के बारे में। जो रेखा चित्र है आपका, वो रेखा चित्र का विषय वस्तु कलात्मक होता है। क्या होता है? कलात्मक। इसमें अपनी कला द्वारा चित्रण किया जाता है, कलात्मक। और जो संस्मरण है, संस्मरण में अपना निजी अनुभव काम करता है, निजी अनुभव। तो ये दोनों में बहुत ही छोटा सा बारीक अंतर है, कम अंतर है, विभाजक मतलब डेडलाइन मानिए रेखा चित्र और संस्मरण के बीच में। ये दोनों परस्पर अंतर्भुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रेखा चित्र है वो कला का है, इसमें कलात्मक चित्रण होता है। और संस्मरण में अपने निजी अनुभव के आधार पर संस्मरण लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित भाषाओं में से भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। देखिए यहाँ पर प्राक पाली अपभ्रंश हिंदी, फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, पाली अपभ्रंश प्राकृत हिंदी, अपभ्रंश प्राकृत हिंदी और पाली। इसको हमने अपने मॉडल पेपर में कराया हुआ है। इससे पहले जो हिंदी का मॉडल पेपर था उसमें हमने बहुत अच्छे से पूरा बताया हुआ था कि सारे भाषा की जननी कौन है? संस्कृत। कौन है? संस्कृत। और संस्कृत से निकली क्या? पाली। और पाली के बाद क्या आता है? पाली के बाद आता है प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आती है हिंदी। ठीक। संस्कृत से निकल के आई है क्या? पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। तो आपका भी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। इसमें सरहपा, सोमप्रभु, सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद। तो ये चीज जानिए कि सबसे पहले लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में सरहपा आए थे। तो सरहपा से पहले इनमें कोई नहीं आया था। तो गोरखनाथ और सोमप्रभु तो पहले ही कट गए। आपका ऑप्शन या तो ए सही है या तो फिर सी सही है। अब इनके बाद देखिए यहाँ पर गोरखनाथ है और यहाँ पर सोमप्रभु है। एक जगह सोमप्रभु है और एक जगह गोरखनाथ है। तो जो सोमप्रभु हैं, सोमप्रभु जी आए थे 13वीं शताब्दी में। कब आए थे? 13वीं में। और गोरखनाथ जी आए थे 10वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में।
ठीक, तो अब आप समझिए कि 8वीं शताब्दी में अगर सरहपा आए तो 8वीं शताब्दी में सरहपा के बाद क्या होगा, 10वीं होगा, 13वीं, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत हो गया। कौन ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। तो बताइए कौन सी ऐसी लेखिका हैं, और जितनी लेखिका हैं उसमें दो बहुत फेमस लेखिका हैं जो पशु और पक्षियों पर केंद्रित रचना की हैं। छायावाद की बहुत ही मशहूर कवित्री कहें महादेवी वर्मा जी जो हैं, उनकी सारी रचनाएं किस पर हैं, पशु पक्षियों पर हैं। उन्होंने प्रकृति से सीखा हुआ है। उनकी जितनी रचनाएं आप देखेंगे वो सब के सब, जैसे गिल्लू को देखिए, नीलकंठ को देखिए, गौरा को देखिए, ये सब रचनाएं किस पर हैं, सब आप पशु पक्षी पर पाएंगे। तो बहुत ही फेमस छायावादी युगीन कवित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम पद्माकर। सारे जितने ऑप्शन हैं सब के सब क्या हैं, आपको देखिए। तो सबसे पहले आपका जो केशवदास जी हैं, केशवदास का जन्म 1555 में हुआ था। कब हुआ था, 1555 में। और 1555 में, और ये जो चिंतामणि जी हैं इनका हुआ था 1609 में। और मतीराम का हुआ था 1617 में, और पद्माकर का कब हुआ था, 1753 में। अब आप समझ लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे अनुसार ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि केशवदास सबसे पहले आए इसलिए ये दो ऑप्शन तो बिना सोचे समझे ही कट गए। या तो ए सही होता है या डी। चिंतामणि यहाँ है, मतीराम पद्माकर में देखना था, तो मतीराम का हुआ था 1617 में और पद्माकर 1753 में, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सही कृत क्रम को पहचानिए। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। पल्लव, युगांत, गुंजन, युगवाणी। तो इसमें जो सही कालक्रम है, सही कालक्रम आपका है पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। देखिए मैं सबका बता रहा हूँ। पल्लव, जो पल्लव है 1927 में इसकी रचना हुई थी। गुंजन की कब हुई थी, 1932 में। युगांत की कब हुई थी, 1936 में। और युगवाणी की कब हुई थी, 1939 में। अब आप समझिए, जब सबसे पहले पल्लव है तो ये तो कट गया, सी ऑप्शन। अब ए बी डी में होता तो आपको पता ही है, आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है इसमें। और ये सब के सब किसकी रचनाएं हैं, तो ये सब के सब छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ बांकेमल किसकी रचना है। जो सेठ बांकेमल हैं ये अमृतलाल नागर की एक प्रसिद्ध रचना है। किसकी है, अमृतलाल नागर। 1955 में इसकी रचना की गई थी और ये के उपन्यास है। क्या है, सेठ बांकेमल उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की। जो वारेन हेस्टिंग का सांड है 1998 में प्रकाशित हुई थी और उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी है। किस पर आधारित है, ये व्यंग और विसंगत के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया। यक्षगान, जो यक्षगान है इसका प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है, गिरीश कर्नाड निर्देशक ने किया था। वो निर्देशक कौन थे, गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नील परिधान बीच सुकुमार। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ जो नील परिधान है, देखिए नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग। इसमें जो है अगर हम लोग देखें तो इसमें है ज्यों आया हुआ है, तो सारा कुछ देखें या ना देखें ज्यों से ही समझ जाएंगे कौन सा है। यहाँ पे उमेच्छा दिया है, उमेच्छा नहीं होगा उत्प्रेक्षा होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है जनहु मानव जन
मनहु मानव जनहु जानव मनु मानव जनु जानव ज्यों त्यों। यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो ज्यों आया है यहाँ पर एक तुलनात्मक कंडीशन भी बन रही है। जैसे नील सुकुमार में जो नील नायिका का जो शरीर खुला हुआ भाग है, उस खुले हुए भाग की तुलना की जा रही है इससे बिजली के फूल से की जा रही है। लेकिन ज्यों आया है इसलिए हमने क्या किया है, उत्प्रेक्षा। चूंकि ज्यों एक ऐसा वाचक शब्द है, यहाँ ज्यों संभावना भी प्रकट कर रहा है। इस ज्यों से क्या हो रहा है, संभावना भी प्रकट हो रहा है। जबकि इसमें देखिए, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि तुलना भी हो रहा है और तुलना के साथ साथ संभावना, लेकिन इसमें जो वाचक है वो वाचक उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर रहा है, इसलिए हमने उत्प्रेक्षा अलंकार मारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच क्रम में से कौन सा काल क्रम की दृष्टि से सही नहीं है। भामह दंडी आनंद वर्मन छिमेंद्र, आनंद वर्मन अभिनव गुप्ता विश्वनाथ जगन्नाथ, भट्टनायक विश्वनाथ कुतंक जगन्नाथ, भरत भामह कुंतक जगन्नाथ। अब इसमें बताइए कि सबसे पहले किसका आया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भट्टनायक हैं तो सही नहीं है, पूछ रहा है ना, तो सही नहीं है। तो ये भट्टनायक विश्वनाथ कुंतक और जगन्नाथ, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ठीक, क्योंकि ये जो भट्टनायक है ना, भट्टनायक 9वीं के हैं, विश्वनाथ आपके कौन से शताब्दी के हैं, 14वीं के हैं, और कुंतक आपके 10वीं के, जगन्नाथ आपके 17वीं शताब्दी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कृतिकाल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। कृतिकाल की दृष्टि से कौन सा सही है। रामचंद्रिका, ललित ललाम, जगद्विनीद, बिहारी सतसई। अब इसमें बताइए इनके रचना का बिहारी सतसई रचनाकार तो आपको पता है, इनमें से काल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। उसके बाद पल्लव, परिमल, लहर, नीरजा, कौन सा सही है। तो रामचंद्रिका, ललित ललाम, जगद्विनीद, बिहारी सतसई, ये गलत है। ठीक, पल्लव, परिमल, लहर, नीरजा, नहीं, पल्लव तो सही है, परिमल नहीं, ये भी गलत है। वरदान, कंकाल, गबन, चित्रलेखा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो वरदान है, वरदान जो है आपका आया हुआ था कब। वरदान आपका यहाँ हम बताएं, वरदान का मैं थोड़ा सा भूला हूँ, ये कंकाल से पहले आया हुआ था गबन, कंकाल तो बाद में आया हुआ है। कंकाल 1900, ये थोड़ा हम कंफ्यूजन थे। इसका जो कंकाल है, कंकाल 1929 में है, गबन 1931 में, और ये जो चित्रलेखा है, चित्रलेखा 1934 में, और वरदान 1921 में आया हुआ है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रचनाकर काल क्रम में सही का निर्देश कीजिए। दिनकर, बच्चन, अज्ञेय मुक्तिबोध, बच्चन, दिनकर, अज्ञेय मुक्तिबोध। अब आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले आपके बच्चन जी आए, निर्देश सही। सबसे पहले कौन आए हैं, सबसे पहले आए हैं बच्चन। कब आए हैं, 1907 में। एक को पकड़िए। अब बच्चन एक के छोड़ दूसरे किसी में है ही नहीं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये सब के सब गलत, चूंकि बच्चन सबसे पहले हैं, इन सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन है, और इनमें बच्चन सिर्फ एक ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृति काल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। वीणा, ग्राम में लोकायतन कला और बूढ़ा चांद। इसमें से जो सही है, इसमें सबसे सही है आपका, सबसे पहले, अच्छा पूरा पढ़ लीजिए। निहार, रश्मि, दीपशिखा, सांदगीत, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, प्रेम प्रतीक, झरना, लहर और आंसू। इसमें सही है आपका गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना। यहाँ पर जो गीतिका है, गीतिका की रचना 1936 में हुई है, कुकुरमुत्ता की कब हुई है, 1941 में, बेला की रचना हुई है 1946 में, अर्चना सबसे लास्ट 1950 में हुई है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस साथियों आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया।
ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा मॉडल पेपर देखा करिए, मन लगा के तैयारी कीजिए, आप अपनी परीक्षा में अच्छे स्कोर से परिणाम लाएंगे। साथियों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। देखिए, जो ये मॉडल पेपर हैं, हिंदी अलग चला रहे हैं, संस्कृत का भी चल रहा है, गणित का भी चल रहा है, लगभग हर एक विषय का चल रहा है। बहुत जल्दी ही पूरे विषय का 150 प्रश्न के साथ हम लोग एक परीक्षा का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर लेके आएंगे। बहुत आपको हर एक प्रश्न रटा दिया जाएगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।